है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स शांजा। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की मिस्ट्री जो है वो कैसे सॉल्व हुई थी और कहाँ से उसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब सबसे पहले 1950s का वो टाइम पीरियड था। अर्ली 1950s के अंदर दो लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वर्क कर रही थी। अब दो लेबॉर्ट्रीज कहाँ पे थी, तो एक यूनाइटेड स्टेट में थी और दूसरी इंग्लैंड के अंदर। ये दोनों लेबॉर्ट्रीज जो हैं ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेसिकली है क्या, या फिर डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ जो है वो कैसे अरेंजमेंट है और क्या चीज़ कैसे फाउंड है। तो अब डीएनए स्ट्रक्चर मिस्ट्री जो है वो सॉल्व करने के लिए ये दोनों लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो अपना वर्क जो है वो कर रही थी। लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व किया था हमारे पास वैटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर। एक मॉडल जो है उन्होंने प्रेजेंट किया। इस मॉडल के अंदर उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की जो मिस्ट्री थी उसको सॉल्व किया। और वैटसन और क्रिक ने अपने मॉडल के जो प्रपोज किया उसमें उन्होंने बताया कि डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की दो चेन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उसके अंदर वो दो टाइप की हैं। तो वन इज़ प्यूरिन एंड द सेकंड वन इज़ पायरिमिडीन। प्यूरिन के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करते उन्होंने कहा कि प्यूरिन रिंग जो होती है, जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, ये डबल रिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड जो पायरिमिडीन हमारे पास नाइट्रोजन बेस है वो सिंगल रिंग, मतलब सिंगल रिंग होती है या फिर सिंगल बॉन्ड कह लें। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड्स में था और सिंगल रिंग एक रिंग होता है। ठीक है। इसके बाद प्यूरिन के अंदर जो बेसिस प्रेजेंट है वो होती है एडेनिन और ग्वानिन। ऑन दी अदर हैंड पायरिमिडीन के अंदर जो बेसिस हैं वो है साइटोसिन एंड थायामीन। नेक्स्ट पॉइंट जो फर्दर एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने मॉडल के अंदर वो ये कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड किस चीज़ से हैं, वो बॉन्ड कौन सा है, तो वो बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेसिकली बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मीन कि 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है। किस तरह से, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक तरफ अगर 5 प्राइम है तो उसके एंड पर जो है वो एंड पर देखें यहाँ पर उसका एंड ये बनता है तो 3 प्राइम बनता है। और अगर वहाँ पे 3 प्राइम है तो सॉरी यहाँ पे फिर हमारे पास 5 प्राइम होगा। ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो क्या हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे की बराबर में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी बैकबोन के बारे में कि डीएनए का जो स्ट्रैंड की जो बैकबोन है उसको जब देखा गया तो उसमें क्या चीज़ नज़र आई कि बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है शुगर, और वो शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, और साथ में प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इज H3PO4 प्रेजेंट है। जब बैकबोन को फर्दर व्यू किया गया तो बेस पेयर्स जो हैं वो इस तरह से स्टैक्स थे कि ऐसा लगता था जैसे कि शेल्व्स पड़ी हों। ठीक है। जब बैकबोन को देखा गया तो आपको शेल्व्स जो हैं वो अपीयर हुई, आपको इस तरह से बेस पेयर्स जो हैं वो स्टैक्स के अंदर वहाँ पे नज़र आए। अच्छा जी, उसके बाद किया गया एक्सरे डायफ्रैक्शन। अगर हम एक्सरे डायफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि जब एक्सरे डायफ्रैक्शन परफॉर्म किया गया तो इस एनालिसिस ने शो किया कि हमारे पास जो डीएनए का डायमीटर है वो 20 एंगस्टन है। ठीक है। और जो बेस पेयर्स हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्टन होता है। अब एक ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो रिपीटिंग टेट्रा न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट करता है। वो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड्स कौन से थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। मतलब ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो 4 बेसिस हैं जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको जो है अरेंज किया हुआ है। ठीक है। यानी कि ये पहले 4 आ गए, उसके बाद दोबारा से फिर से वो रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से पूरे डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर यही न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन फिर क्या हुआ लेटर ऑन 1950s के अंदर एरवन चार्गिफ, ठीक है, वॉज साइंटिस्ट जिसने एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग दी। एरवन चार्गिफ ने कहा कि ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी रॉन्ग है। अब वैसे ही अगर एरवन चार्गिफ कहें तो कोई मानेगा तो नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रूफ देना था। ठीक है। ही सेड इफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड सीक्वेंस
फिर इन न्यूक्लियोटाइड्स की अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसने कहा कि अगर डीएनए जो है वो इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स पे ही कंसिस्ट कर रहा है बार बार, तो इन सब की जो अमाउंट है एक दूसरे के मुताबिक वो इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फिर इसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि इस बात को, अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि ये सब बेसिस इक्वल हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स की अमाउंट इक्वल है, तो फिर ये थ्योरी जो है वो ठीक थी। तो अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो स्ट्रैंड के अंदर जो बेसिस थी उनको हाइड्रोलाइज किया। वो जो बैकबोन में शुगर प्रेजेंट थी, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, उससे क्या किया, बेसिस को हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया। अब इन बेसिस को सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले सेपरेट करने के बाद जो है एरवन चारगिफ ने क्या किया कि उन 4 बेसिस की जो है अमाउंट जो है वो डिटरमिन की। इस टेट्रान्यूक्लियोटाइड थ्योरी को उसने कहा अगर ये करेक्ट है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए कि सबकी अमाउंट जो है 25% हो, मतलब 25% जो है, यानी कि किस तरह से कि अगर 25% एडेनिन है तो 25% ही ग्वानिन और 25% ही साइटोसिन और 25% ही थायामिन होनी चाहिए। ये उसने कहा ऐसा होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट आ गया। रिजल्ट में था नोट, परसेंटेज जो आई वो वेरिएबल थी, वो भी वेरिएबल भी कैसे कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वो परसेंटेज जो है वो वेरी कर रही थी। एग्जाम्पल जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एरवन चारगिफ ने बैसिलस के ऊपर। बैसिलस में से देखा कि एडेनिन रेशो गवानिन की जो रेशो है वो 0.4 है, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो एडेनिन रेशो एडेनिन वर्सेस गवानिन की जो रेशो है वो है 1.56। इट्स मीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये अमाउंट वेरी कर रही है। फर्दर वर्क ने फिर डिस्कवर किया, इट्स मीन के एरवन चारगिफ ने वो जो ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था उसको कह दिया कि वो करेक्ट है, वो टेट्रान्यूक्लियोटाइड थ्योरी जो थी वो गलत है। फर्दर वर्क डिस्कवर किया और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप दिया प्यूरिन का और पायरामिडीन का, जिसमें एरवन चारगिफ ने ये कहा कि एडेनिन जो होती है उसकी अमाउंट इक्वल टू है थायामिन के और ग्वानिन की अमाउंट जो है वो इक्वल टू है साइटोसिन के। इट्स मीन दैट एडेनिन इक्वल टू थायामिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, बट इट डज नॉट मीन that adenine plus thiamine is equal to guanine plus cytosine. No, never. Adenine plus thiamine is not equal to guanine plus cytosine. Okay? So रिजल्ट क्या निकाला, रिजल्ट ये था कि डीएनए जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैच करे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, हम बात करेंगे वैटसन क्रिक प्रपोजल के बारे में, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बहुत इजी पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। वैटसन क्रिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 17 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो है हमारे पास स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उसने वो हमें कहाँ से पता चलता है, शोन थ्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है हमें डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है, लाइक गोल्जी कम्प्लेक्स वगैरह, जैसे हम गोल्जी को हम वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम जो डीएनए का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है। अब आ जाती है वैटसन क्रिक मॉडल के जो चीज़ें देखी गई हैं उन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जाता है हमारे पास डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में है कि डीएनए जो होता है वो डुप्लेक्स होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट करता है, एक स्ट्रैंड पे कंसिस्ट नहीं करता, जैसे कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हेलिक्स। डीएनए इज ए हेलिक्स, डीएनए एक हेलिक्स है। हेलिक्स मीन कि इट टेक्स रेगुलर टर्न्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, कि वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रेगुलर टर्न्स लेता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जाता है हमारे पास पोलैरिटी। हर स्टैंड जो है डीएनए का उसके पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि उसके पोल्स हैं, बोथ एंड ऑफ ईच डीएनए स्टैंड आर डिस्टिंक्टिव डिफरेंट, यानी कि वे दूसरे से डिफरेंट है। दीज आर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये हमारे पास 5 प्राइम एंड होता है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3 अटैच होते हैं, और ये 3 प्राइम एंड होता है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो क्या हुआ, क्या मालूम हुआ इस डायग्राम से भी कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या है, उनकी पोलैरिटी होती है, उसके 2 पोल्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर जाता है फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शनैलिटी। ई स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का वो डायरेक्शनैलिटी शो करता है, दैट इज ई स्ट्रैंड कैन ओनली ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम एंड टुवर्ड 3 प्राइम एंड।
अच्छा जी, डायरेक्शनलिटी का मतलब होता है कि हर स्टैंड जो होता है हर स्टैंड जो होती है उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन क्या होती है कि उसने हमेशा 5 प्राइम एंड से जो है वो 3 प्राइम एंड की तरफ जो है वो ग्रो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 प्राइम से कहो कि ग्रो कर रहा है 5 प्राइम की तरफ, नो, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम। इट्स मीन्स दैट न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कैन ओनली अटैच फ्रॉम 3 प्राइम एंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है वो हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही होगी, 5 प्राइम एंड पर नहीं होगी। 5th पॉइंट आ जाता है हमारे पास एंटी पैरेललिटी। बोथ स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के, इट शोज एंटी पैरेललिटी। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब होता है, मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में स्टार्टिंग पॉइंट्स में बता चुकी हूँ कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो डीएनए के वो एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मीन कि अगर इस तरफ 5 प्राइम है एक स्टैंड का तो दूसरे स्टैंड का यहाँ पे 5 प्राइम नहीं होगा बल्कि 3 प्राइम होगा। ठीक है, यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्टैंड और फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा दूसरा स्टैंड। 6th पॉइंट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंट का आ जाता है कि बोथ स्टैंड्स जो हैं डीएनए के वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होता है? इट्स मीन कि एक स्टैंड की जो सीक्वेंस है सेकंड स्टैंड की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को फाइंड आउट करना। मतलब एक स्टैंड की सीक्वेंस से हम दूसरे स्टैंड की जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस, उसकी बात हो रही है। दैट इज एडेनिन एट वन स्टैंड विल ऑलवेज फेस थायमिन एट ऑपोजिट स्टैंड। के एक स्टैंड के ऊपर अगर एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड के ऊपर जो है वो उसके सामने थायमिन होगी। सिमिलरली गवानिन फेस करेगी साइटोसिन को। अब ये कैसे, यहाँ पे जस्ट सपोज कि ये एक स्टैंड है तो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन, गवानिन, साइटोसिन। तो दूसरा स्टैंड है तो एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, गवानिन के सामने साइटोसिन एंड साइटोसिन के सामने जो है वो गवानिन प्रेजेंट होती है। ये होती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सो क्या हुआ कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, कि एडेनिन हमेशा जो होती है इट्स मीन कि थायमिन के इक्वल होती है और गवानिन जो होती है वो साइटोसिन के इक्वल होती है। ये देखें, एडेनिन इक्वल टू थायमिन एंड गवानिन इक्वल टू साइटोसिन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ एरवन चारगेफ। और ये किसने प्रूफ किया था? एरवन चारगेफ ने जो है वो अपने वर्किंग के थ्रू जो है वो प्रूफ किया था और ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। 7th पॉइंट जाता है हमारे पास बॉन्डिंग के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जो है होल्ड की होती है, इन दो स्टैंड्स को एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़े हुई होती है। तो वो कौन सी फोर्स है? तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। 8 पॉइंट जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एडेनिन और थायमिन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं गवानिन एंड साइटोसिन के दरमियान में। जैसे कि एडेनिन थायमिन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड और गवानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए का ईच टर्न आ जाता है उसका डिस्टेंस जो होता है वो 3.5 नैनोमीटर होता है या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, इसको सिंपल कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है या फिर इसको एमसीक्यूज भी कह सकते हैं। 10th पे है बेस पेयर्स के बारे में। तो डीएनए के ईच टर्न के अंदर जो है ऑलमोस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेक्टिव बेस पेयर्स के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ठीक है, देन डायमीटर की बात करते हैं तो डीएनए का जो डायमीटर है हेलिक्स का वो हमारे पास 2 नैनोमीटर है और 2 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग। उसके बाद ग्रुप्स की बात करते हैं तो डीएनए हेलिक्स जो है उसके अंदर अल्टरनेटिव मेजर और माइनर ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जब आप उसको विजुलाइज करते हैं तो आपको वो नज़र भी आते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं 14 पे कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो स्टैक्स बेस पेयर्स के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। और बैकबोन की अगर बात करें कि हर जो डीएनए स्ट्रैंड जो होता है उसकी बैकबोन के अंदर जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो डीऑक्सीराइबोज शुगर थी और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन 16 पे है कि डीएनए आल्सो कंटेन नेगेटिव चार्ज। डीएनए के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप की वजह से उसकी डीएनए, क्योंकि डीएनए की बैक में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो डीएनए का ओवरऑल चार्ज होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और डीएनए जो होता है वो वैसे नेचर में अगर हम बात करें तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसकी बैकबोन में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज होता है और ये एसिडिक होता है। उसके बाद अगर रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू। ठीक है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव। जो किसने प्रपोज की थी? ये भी वैटसन और क्रिक ने ही प्रपोज की थी। That was all about 17 points of Watson and Crick model.
नाउ लास्ट पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, दैट हाउ डिफरेंट सेल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वाइल दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, कि किस तरह से जो सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं जबकि उनके अंदर डीएनए की अमाउंट तो सेम होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अक्सर जो है वो पूछा जा सकता है, एक इंफॉर्मेशन कह लें तो ये इंफॉर्मेशन है। ड्यू टू जीन सिलेक्शन ओन ऑफ सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल और selective sets of genes are expressed in one and other. Each cell has different set of genes that on and off. अब होता क्या है कि ये सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट तो सेम होती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? इसलिए क्योंकि हर सेल के अंदर जो है वो जीन सिलेक्शन प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑन एंड ऑफ होते हैं। अब अमाउंट सब में है, लेकिन उनका काम क्या होता है, कुछ एक सेल के अंदर एक सर्टेन जीन जो है वो ऑफ है लेकिन दूसरे में वो ऑन है। जिसमें वो ऑन होता है उसमें अपना वो उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जिसमें वो ऑफ है इट्स मीन कि वहाँ पे इसको कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए वो जीन जो है वो ऑफ रहते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हर सेल जो है वो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए तो सेम है लेकिन उसका जो फंक्शन है या फिर वो एक दूसरे से वर्क जो है इनका डिफरेंट है। तो उसकी रीज़न होती है जीन्स की, कि जीन के सेट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, वो ऑन एंड ऑफ की टाइमिंग उनकी अपनी होती है, वो खुद जो है ऑन या ऑफ होते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की मिस्ट्री को भी सॉल्व किया। और hope so you like my video. If you like it, just share it, subscribe my YouTube channel and comment it. Meet you next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।